आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ओके, चलिए अब इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, रेजिस्टिविटी को, कि आपने ऐसा कोई वर्ड सुना। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने कभी मूवी देखी हो थिएटर में, तो आपको पता होगा कि उसका जो डोर होता है ना, एंट्रेंस डोर, जो थिएटर में हम जाते हैं जब भी, है ना, तो किसी भी स्क्रीन में फर्स्ट सेकंड थर्ड आप किसी भी स्क्रीन में जाओगे तो उसका डोर देखना कितना बड़ा होगा, हाँ? और आपके घर का डोर, उन दोनों को इमेजिन कीजिए, ठीक है। अभी दोनों डोर्स के आगे मैं क्या करना चाहता हूं, तो मैं 50 लोगों को रखना चाहता हूं कि 50 लोगों को क्या करना है, उस डोर में से निकल जाना है। बारी बारी से निकले, साथ में निकले, कैसे निकले मैं नहीं जानता। मैं जैसे ही स्टार्ट करूंगा 50 लोगों को उस डोर से निकलना है। कितना टाइम लगेगा वो आपको सोचना है। और वो बड़ा सा डोर जो थिएटर में होता है, देखा हो ना स्क्रीन में, जब भी आप थिएटर में एंट्री लेते हो तब स्क्रीन में जाते हो तो बड़ा सा डोर होता है। उस डोर में सोचिए 50 लोगों को उसमें से निकलना है, उनको कितना टाइम लगेगा। तो ऐसा क्या हो गया भाई कि दोनों में 50 लोग निकल रहे हैं, एक में टाइम कम टाइम लग रहा है, एक में ज्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा क्या हुआ? तो बोलोगे सर ये तो कोई बात नहीं, बड़ा डोर है, जगह बड़ी है, इसलिए ज्यादा लोग निकलेंगे पर सेकंड, है ना। अगर 1 सेकंड की बात करूं भाई, 1 सेकंड में कितने लोग निकले, तो बड़ा डोर है उसमें से ऑलमोस्ट 4 लोग निकल जाएंगे, जबकि छोटा डोर है उसमें से 1 या 2 लोग निकलेंगे, है ना। तो इसका मतलब कि अगर जगह ज्यादा है जाने के लिए, ज्यादा लोग जा पाएंगे, जगह कम है तो कम लोग जा पाएंगे। तो सोचिए, वैसे ही अगर मैं वायर की बात करूं तो वायर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल जो है वो घूम रहे हैं, उसको भी निकलना है। हमने एक ले लिए छोटा वायर, ठीक है, और वही बड़ा वायर, बहुत बड़ा, इतना बड़ा वायर, एक पतला सा छोटा सा वायर है और ये बहुत बड़ा वायर। बताइए जरा, इसमें ज्यादा कंफर्टेबल पास आउट होंगे इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, ठीक है। अभी थोड़ा व्यू चेंज करते हैं, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन इजीली पास आउट हो रहे हैं, इसका मतलब जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? ओम्स लॉ पढ़ा था, याद हो तो, है ना। क्या पढ़ा था बेटा? ओम्स लॉ। क्या था उसमें? रेजिस्टेंस की बात की थी, आर की बात की थी। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने का ट्राई करता है, उसमें रुकावट डालता है, उसको तो हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। आर हमने प्रूव किया था अगर याद हो तो वही आर। अगर इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकल रहे हैं तो आर ज्यादा होगा या कम होगा? आप बोलोगे कम होगा। क्यों? रेजिस्टेंस कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होता, इलेक्ट्रॉन्स को रुकावट के लिए कुछ होता, तो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से आराम से इजीली निकल पाते नहीं। अभी सोचो यहाँ पे, इन दोनों में से किस चीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? बताओ जरा, किस चीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? सोचिए। और किस में कम होगा? तो आप बोलोगे सर यहां पे रेजिस्टेंस कम होगा और यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना, है कि नहीं? सही बात है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम है, क्यों? क्योंकि बड़ा वायर है, एरिया बड़ा है, इसीलिए रेजिस्टेंस कम है। एरिया बड़ा है इसलिए उसको जाने के लिए जगह ज्यादा मिल रही है, तो वो इजीली फ्लो कर रहा है। यहाँ पे एरिया कम है, जाने की जगह बहुत कम है,
जगह कम है, इलेक्ट्रॉन जाएंगे मगर बहुत ही धीरे धीरे। तो आपने शायद देखा हो तो जो छोटे खिलौने होते हैं उसमें अगर आप वायर देखोगे तो बहुत ही पतले वायर होंगे, ठीक है। फिर उससे थोड़ी बड़ी बात करते हैं कि बड़ा मोबाइल का चार्जर, ये लो, यहाँ पे जो फैन है, वो फैन को चलाने के लिए जो वायर होते हैं वो थोड़े उससे बड़े होते हैं। और जो फ्रिज और एसी की बात की जाए तो उसमें जो वायर्स होते हैं वो उससे भी थोड़े बड़े होते हैं, है ना। उसके तो प्लग्स भी शायद अलग होंगे। आपने अगर देखा हो आपके घर में तो रेगुलर छोटे वाले प्लग जिसमें आप मोबाइल वगैरह चार्ज करते हो वो थोड़े छोटे होते हैं, जबकि फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजों को चलाने के लिए बड़े वाले प्लग होते हैं। देखा ना आपने? हाँ, तो उसके वायर को देखना, आप कंपेयर करना, तो छोटे वायर उससे थोड़े बड़े वायर, एसी फ्रिज वगैरह में तो और बड़े वायर। और अगर आप किसी फैक्ट्री में जाओ तो वहां पे एक बड़ा लोड होता है, तो बड़ी मशीनरी उसको चलाने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उसमें तो और मोटे वायर, इतने मोटे मोटे वायर आपको देखने को मिलेंगे। यानी जैसे जैसे करंट हमें ज्यादा चाहिए, है ना, तो वैसे वैसे वायर को क्या करना पड़ता है, मोटा रखना पड़ता है। अगर हम मोटा नहीं रखें तो ऐसे बड़ा वाला वायर नहीं रखते हैं। जो एसी है आपके घर में या फिर फ्रिज है या फिर वॉशिंग मशीन है, उसमें ऐसे छोटे छोटे वायर लगाएंगे तो क्या होगा, जल जाते हैं ना, है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्यों होता है ऐसा बेटा? क्योंकि क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है। वॉशिंग मशीन, एसी क्या करता है, उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ज्यादा पास होगी। अभी सोचो, सपोज ये रेजिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, ज्यादा जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा, हीट क्रिएट होगी। अभी पढ़ने वाले हैं हम हीटिंग इफेक्ट, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इसकी हीटिंग इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, तो देखना आप उसमें, तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो ये वायर जल जाएंगे। तो जैसे जैसे हमें ज्यादा की जरूरत होती है वैसे वैसे हम बड़े वायर से ले जाते हैं। चलिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन की बात है, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्यों? क्योंकि जगह नहीं है जाने को, रुकावट ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस कम है, क्यों? जगह ज्यादा है, इजीली निकल जाएंगे। तो ये है एरिया। अगर एरिया ज्यादा होगा, बड़ा एरिया बड़ा है ना, ज्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है, एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ रहा है? चलो एक दूसरा ले लेते हैं एग्जांपल। चलो सेम मटेरियल का वायर है, उन दोनों का एरिया भी सेम है, क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया भी सेम है। चलो अब बताओ किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा और किसमें कम रेजिस्टेंस होगा, बोलो। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रखूं दोनों में तो बाहर बहुत जल्दी निकलेगा, ये ना ये। चलो सोचो, चलो आप हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंड पॉइंट बना देते हैं, यहाँ पे एंड पॉइंट, ठीक है, एंड पॉइंट यहाँ पे बना दिया। अभी ऐसा समझना है दिमाग से, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मगर थोड़ा समझने के लिए मुझे बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, ये एक पाइप है, ठीक है, एक ये पाइप है, ये पाइप में कैसे जाना है, ऐसे झुक के ऐसे ऐसे करके चल के जाना है, और यहाँ पे यहाँ तक पाइप है, फिर सीधा रास्ता है, दौड़ के जाना, जा सकते हो आप। ये पाइप है, इसमें आप दौड़ नहीं सकते हो, ठीक है। चल अब क्या करेंगे, अब ये करना है कि एक जो बच्चा है उसको यहाँ पे खड़ा करेंगे, एक यहाँ पे खड़ा करेंगे, इसको दौड़ के इस ब्लू लाइन के पार जाना है, दोनों को क्या करना है, दौड़ के इस ब्लू लाइन के पार जाना है। जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा दोनों दौड़ेंगे, कौन सबसे ज्यादा पहले इस ब्लू लाइन को क्रॉस करने वाला है, आप सोच सकते हो कौन क्रॉस करेगा, बोलोगे सर ये वाला लड़का, है ना,
क्यों? क्योंकि उसको यहाँ तक ही झुक के जाना है, फिर यहाँ से निकल के वो दौड़ के पहुंच जाएगा यहाँ पे। और इस वाले को तो पूरा जो डिस्टेंस है वो झुक के ही निकलना है। तो झुक के ज्यादा दौड़ सकते हैं ऐसे, या फिर फास्ट सीधे दौड़ सकते हो ज्यादा। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस यहाँ तक ज्यादा है, यहाँ तक उसको झुक के जाना पड़ेगा, बल्कि यहाँ तो इतना ही है। तो अगर मैं बात करूं लेंथ की, तो देखो यहाँ पे लेंथ ज्यादा है, यहाँ पे लेंथ कम है ना? अगर यहाँ पे लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी क्या है? यस, रेजिस्टिविटी भी ज्यादा है। क्या है बेटा? रेजिस्टिविटी भी ज्यादा ही है। और यहाँ पे देखो लेंथ कम है तो रेजिस्टिविटी भी कम है। समझ में आ रहा है? तो ये चार चीजें आपको थोड़ा दिमाग से सोच के याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं इसकी, यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात की हमने, एरिया के बारे में और लेंथ के बारे में। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसकी बात की। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या चीज है? देखो, तो हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, तब हमें क्या पता चला भाई? तब हमें पता चला कि जो रेजिस्टिविटी है ना, वो क्या चीज है? देखो, रेजिस्टेंस R of a uniform metallic wire or a conductor depends on its length, यानी ये जो रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टेंस ये जो रेजिस्टेंस R है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सोचिए जरा। देखो, एक तो डिपेंड कर रहा है इट्स लेंथ, यानी उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर लेंथ ज्यादा लेते हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है, लेंथ कम लेते हैं तो रेजिस्टेंस कम मिलता है। फिर देखो क्या है? ऑन इट्स एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ए। अगर क्रॉस सेक्शन की बात की जाए, क्रॉस सेक्शन का एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, एरिया कम है रेजिस्टेंस ज्यादा है। समझ में आ रहा है? ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन के। और दूसरा, तो ये कौन सा मटेरियल है उस पे भी डिपेंड करने वाला है। ये कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, ठीक है? कौन सा वायर है उस पे, उस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। और दूसरी बात करें तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करने वाला है कि वो टेम्परेचर क्या है उसका और किस तरह से उसका टेम्परेचर है। अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो R अलग होगा, उसी मटेरियल की उसी लेंथ के जो वायर की बात करें 100 डिग्री सेल्सियस पे तो अलग हो सकता है, ठीक है? तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होता रहता है, ठीक है? तो इन दो चीजों पे या तीन चीजों पे हम बोले कि डिपेंड करता है। पहला हो गई लेंथ, दूसरा क्या हो गया बेटा? क्रॉस सेक्शन का एरिया, और तीसरे की बात की जाए तो जो मटेरियल है उसका नेचर और साथ साथ टेम्परेचर। इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस R। चलिए, अगर इनको देखा जाए तो मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर R ज्यादा है, देखो R ज्यादा है तो L भी ज्यादा होगी। या फिर ऐसे उल्टा सोचते हैं कि अगर लेंथ हम ज्यादा रखेंगे तो R भी हमें ज्यादा ही मिलने वाला है, कम तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो यानी कि ये है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। कैसे है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। जैसे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है? क्योंकि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या कि एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो साथ में दूसरी भी बढ़ेगी, एक को घटाओगे तो साथ में दूसरी भी घटने वाली है ना, कम होने वाली है। तो ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे वही तो हो रहा है। देखो, अगर मैं R को बढ़ाता हूँ, L मतलब L को बढ़ाता हूँ
का एरिया अगर कम है, इसका मतलब कि R रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना। एरिया अगर ज्यादा है उसको जाने के लिए ज्यादा और मिलेगी तो रेजिस्टेंस हो जाएगा कम। क्या है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है ना। अगर एक एरिया बढ़ रहा है तो सामने R का एरिया कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी 1/a, उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं, उल्टा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए अभी इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, कंबाइन में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, अगर इन दोनों को आप कंबाइन में लिखोगे तो होगा R प्रोपोर्शनल टू L/A, ओके, L/A हो गया। अभी ये है ना, तो प्रोपोर्शनलिटी में है, तो इसको निकाल के हमें प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। क्या होगा प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट, तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देंगे R, ये प्रोपोर्शन निकाल के यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रो। क्या बोलेंगे बेटा, रो। रो क्या है, तो यही है जिसको हम ढूंढ रहे थे, इस रो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, है ना। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इसको हम बोलते हैं रो। समझ में आया क्या किया हमने, तो यहाँ पे हमें प्रोपोर्शनलिटी तो निकालनी ही पड़ने वाली थी, तो ये प्रोपोर्शन निकालेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर रेजिस्टेंस के लिए हमें उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो लगाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। हमने फाइंड नहीं किया बेटा, मन से नहीं लगाया, पहले ये सब हो चुका है, आपके लिए फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ये तो फिक्स ही था, ये तो आने ही वाला था कि R के लिए क्या लगाना है भाई, रो लगाना है। समझ में आया, ओम्स लॉ में क्या लगाया था, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट R लगाया था, रेजिस्टेंस, और R के लिए रेजिस्टेंस के लिए क्या कांस्टेंट लगाएंगे, रो लगाएंगे। समझ में आया। चलिए अगर हम रो की बात की जाए, ये रो क्या चीज होती है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रो इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे भेजो, A मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, डिवाइड बाय L। चलो अभी रो के बारे में कुछ तो पता चला, थोड़ा बहुत जो पता चला वो। तो रो की बात करें तो क्या हम इसका ऐसा यूनिट फाइंड कर सकते हैं क्या, क्या होगा ऐसा यूनिट, देखिए। तो अगर रो की बात की जाए तो रो के ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या करना है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है बेटा, जो हमें दिया गया है उसमें से उसके ऐसा यूनिट लिखो, तो हमें रो का ऐसा यूनिट मिल जाएगा। चल R यानी रेजिस्टेंस, उसका ऐसा यूनिट क्या था, याद करो, ओम, ओमेगा, ओमेगा याद है। ये A एरिया मीटर स्क्वायर, L तो इसको बोलेंगे हम मीटर। अब ये तो थोड़ा देखो मीटर है कट हो जाने वाला है, क्या होगा, ओम मीटर। ये जो रो है ना, इस रो का ऐसा यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। क्या होगा बेटा, ओम मीटर। समझ में आया। तो इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अभी ये जो रेजिस्टिविटी है ना, वो क्या होगी, सोचो, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा वो कौन से कंपाउंड्स कहलाएंगे, कौन कहलाएगा, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम वो क्या कहलाएगा, सोचिए। सोचो
कि अगर जिसकी रेजिस्टिविटी की बात की जाए, रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। रेजिस्टिविटी ज्यादा मतलब क्या? रेजिस्टिविटी ज्यादा मतलब क्या? देखो, अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? वो कौन कहलाएगा? और जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो कौन कहलाएगा? रेजिस्टिविटी ज्यादा मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उसको पास होने नहीं देता, रुकावट डालता है। और रेजिस्टिविटी कम यानी वो इजीली पास होने देता है। तो ऐसा कुछ है क्या हमारे ध्यान में साइंस में कि जिसमें रेजिस्टिविटी की बात छोड़ो अभी, मतलब कि जो करंट है उसको इजीली पास होने देता हो और करंट को पास न होने देता हो, ऐसा कुछ है? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो जो कंडक्टर्स होंगे उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होगी और जो इंसुलेटर्स होंगे उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटा? बहुत ही ज्यादा होने वाली है। समझ में आ रहा है? क्या होगा बेटा? अगर रेजिस्टिविटी कम है, रेजिस्टिविटी क्या है? कम है, तो उसको हम कंडक्टर्स बोलेंगे। और रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा है तो उसको आप क्या बोलने वाले हो? इंसुलेटर्स बोलने वाले हो। समझ में आया? अभी कितने कम और कितने ज्यादा होंगे? अगर मेटल्स और उसके एलॉयज की बात की जाए, कंडक्टर्स की बात की जाए, तो क्या होगा? तो उसमें आप देखोगे 10⁻⁻8 to 10⁻⁻6 तक रहते हैं। मतलब क्या? ओम मीटर। हाँ, 10⁻⁸ से लेकर के 10⁻⁻ क्या 10⁻⁸ ओम मीटर से लेकर के 10⁻⁶ ओम मीटर तक रहती है। अभी सोचो 10⁻⁻8 कितनी कम होगी रेजिस्टिविटी, इतनी कम रेजिस्टिविटी है। इसीलिए जो गुड कंडक्टर या फिर एलॉय होते हैं, अच्छे वाले कंडक्टर, अच्छे वाले एलॉय उसके जो इजीली करंट को पास होने देंगे उसकी रेजिस्टिविटी इतनी कम होगी। ठीक है? और इंसुलेटर्स की बात की जाए कि जो जैसे कि रबर ले लो, प्लास्टिक ले लो, वुड ले लो, ये जो चीजें वो इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं होने देते। इलेक्ट्रिसिटी को पास, करंट को पास नहीं होने देते। इसका मतलब कि उसकी रेजिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए? रेजिस्टिविटी यानी रुकावट ज्यादा होगी, तभी तो करंट पास नहीं होगा। तो किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी? इंसुलेटर्स की ज्यादा होगी, जैसे कि रबर, ग्लास, है ना, वुड, ये सारी चीजों की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। कितनी ज्यादा हो सकती है? सोचिए जरा, कितनी ज्यादा होगी? तो वो 10⁻12 ओम मीटर से लेकर के 10⁻17 ओम मीटर तक होगी। सोचो, कैन यू इमेजिन दिस नंबर्स? 10⁻17 मतलब एक के पीछे 70 जीरो, इतनी बड़ी रेजिस्टिविटी, यानी क्या? करंट को पास ही नहीं होने देते। और करंट को पास नहीं होने देते इसका मतलब कि इंसुलेटर्स होते हैं वो। समझ में आ रहा है? और इसकी बात करें तो देखो 10⁻⁻6 यानी 1/, एक के पीछे 6 जीरोस, क्या होता है एक के पीछे 10 lakhs, 1/10 lakhs, इतना ओम मीटर उसकी रेजिस्टिविटी होती है। सोचो जरा, कितनी कम रेजिस्टिविटी है। और इतनी कम रेजिस्टिविटी है तो आराम से इलेक्ट्रॉन तो पास हो ही जाएंगे ना। और यहाँ पे देखो 10⁻17, देखो अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो मैं ये नंबर प्रॉपरली लिख देता हूँ। चलो 10⁻⁸ को क्या लिखोगे? 0. ये इतनी रेजिस्टिविटी होती है। और यहाँ पे देखो
कैन यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम? देखो ये है आपके इंसुलेटर्स, इसकी इतनी रेजिस्टिविटी है, और ये है आपके कंडक्टर्स और एलॉयज, उस कंडक्टर और उसके एलॉयज कि जिसमें इतनी रेजिस्टिविटी है। काश मेरे पास ऐसा जादू होता कि मैं इसको रुपीस में कन्वर्ट करके मेरे पास रख सकता, है ना? क्या रुपए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर आपने तो बोला कि भाई कंडक्टर्स और ये वो, तो सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? तो सेमीकंडक्टर्स भी ऐसे ही होते हैं, मगर उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है ना वो -6 से लेकर के -12 के बीच की होती है, ठीक है? सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो इन दोनों के बीच की रेजिस्टिविटी होती है उनकी डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि भाई सारे कंडक्टर्स की इतनी होती है और सारे के सारे इंसुलेटर्स की इतनी होती है, डिपेंड करता है मटेरियल पे। मगर एक मोटा एवरेज निकाल के रखा है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी इन दोनों के बीच में होती है ऑलमोस्ट, और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी इतनी होती है। एक बोले तो मोटा हिसाब लगा के रखा है, पर्टिकुलर नहीं है भाई ये इतनी ही होगी, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल का आपने यूज किया है, समझ में आया? तो जिस मटेरियल का आपने यूज किया है उस पर डिपेंड करता है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, और आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रेजिस्टेंस है। इंडेक्स क्वेश्चन आपको दिया गया है पेज नंबर 200 पे, पेज नंबर 209 पे आपको पूछा गया है कि जो फैक्टर्स है, व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ओके, जो रेजिस्टेंस है किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो हमने बात कर ली है किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो देखो एक तो L पे डिपेंड करता है, दूसरा A पे डिपेंड करता है, और तीसरा उसका नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके चलिए आगे बढ़े। हाँ, एक बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि will current can flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source। okay, एक थिक वायर है सेम मटेरियल और एक थिन वायर है, दोनों का मटेरियल सेम है और दोनों को एक सेम सोर्स के साथ हम अगर कनेक्ट करें तो उसमें से उसने पूछा है कि जो थिक वायर है, बड़ा वायर, मोटा वाला वायर, उसमें से क्या करंट इजीली पास आउट हो जाएगा? तो यस, इजीली पास आउट हो जाएगा। क्यों? व्हाई? क्योंकि हमने पढ़ा कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, यानी जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया है तो रेजिस्टेंस उसका उल्टा होगा। अगर रेजिस्टेंस कम है, सॉरी क्रॉस सेक्शंस का एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी करंट इजीली फ्लो करने वाला है ना? तो उसने क्वेश्चन ऐसा ही पूछा है कि अगर सेम सोर्स से अटैच किया हुआ है, मटेरियल भी सेम है, लेंथ भी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो डिफरेंट है, तो क्या होगा? इजीली थिक वायर में इजीली पास आउट होगा। हाँ बेटा, क्रॉस सेक्शन में अगर बड़ा क्रॉस सेक्शन बड़ा है तो करंट का जो फ्लो है वो इजीली फ्लो करने वाला है। चलिए अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन बढ़िया वाला पूछा है कि रेजिस्टेंस है, आपको दिया है रिमेन कांस्टेंट, R कांस्टेंट है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है? while the PD across the two ends of a component decrease to half। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि जो R है रेजिस्टेंस वो है कांस्टेंट, उसको हमने चेंज नहीं किया, मगर हम क्या करते हैं, जो दो एंड्स के बीच का PD है, पोटेंशियल डिफरेंस,
उसको हमने आधा कर दिया है, तो क्या होगा? तो हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, अगर आपको पता हो तो ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि भाई ओम्स लॉ में पढ़ा था I इज इक्वल्स टू V बाय R। याद आ रहा है? I इज इक्वल्स टू V बाय R। और आपको ऐसा नहीं समझना तो V इज इक्वल्स टू I R कैसा हमने पढ़ा है। अगर आप सोच लो कि R कांस्टेंट है, यहाँ पे R है वो कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और यहाँ पे बोल सकता हूँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, है ना, क्योंकि R तो कांस्टेंट है। अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब कि अगर मैंने V को आधा कर दूंगा, कम कर दिया, V को आधा कर दिया, तो I भी आधा हो जाएगा। तो उसने यही पूछा कि अगर मैं V को पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दूंगा तो I का क्या होगा? तो I भी क्या हो जाएगा बेटा? वो भी आपका, उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हाफ तो होगा ऐसा मैं नहीं बोल सकता, मगर डिक्रीज हो जाएगी वो सही है कि डायरेक्टली प्रपोर्शनल। याद करो, इसको अगर घटाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को घटाएंगे, करंट भी घटने वाला है, वो भी कम होने वाला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Why are coils of electric toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन। उसने क्या पूछा भाई? उसने ये पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं कि प्योर मेटल की जगह हम एलॉय का यूज करते हैं। किस लिए? कहां पे? तो टोस्टर्स और क्या पूछा है भाई? हाँ, इलेक्ट्रिक आयरन्स। इसमें ऐसा क्यों करते हैं कि हम ज्यादा प्योर मेटल की जगह हम एलॉय का यूज करते हैं। तो इसमें आपको पता होगा कि जो प्योर मेटल है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है। अगर रेजिस्टिविटी कम है, जाने के लिए बहुत जगह है, आराम से निकल जाएंगे, गर्मी नहीं लगेगी, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं होगी, है ना। मगर क्या करते हैं हम? एलॉय का यूज करते हैं, तो कंपेयर टू प्योर मेटल एलॉयज में रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू प्योर मेटल। जो प्योर मेटल है उसमें रेजिस्टिविटी कम होती है, उसके एलॉयज में रेजिस्टिविटी कंपेयर टू प्योर मेटल ज्यादा होती है। और ये कंपेयर टू प्योर मेटल रेजिस्टिविटी ज्यादा होने के कारण क्या होगा? रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होने के कारण करंट को जाने में थोड़ी दिक्कत होगी, और जो करंट में यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे? वो टकराने वाले हैं। किससे टकराएंगे? तो जो मटेरियल होगा उसके एटॉम से टकराएंगे और वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी। और हमें टोस्टर के लिए तो हीट ही चाहिए, आयरन्स के लिए तो हीट ही चाहिए, है ना। तभी तो वो अपने हिसाब से बढ़िया काम करेंगे। अगर टोस्टर है वो हीट नहीं करेगा तो टोस्ट कैसे बनेंगे, है ना। और वैसे ही आयरन है, जो आयरन है वो हीट नहीं करेगी तो जो कपड़े हैं वो प्रेस कैसे होंगे? तो वही तो हमें करवाना है, हीट तो करवाना ही है। दूसरा, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, अगर सर हीट ही करवाना है तो इंसुलेटर ले लो। इंसुलेटर से थोड़ी हीट क्रिएट होगी करंट से, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं। इलेक्ट्रिसिटी भी बहनी चाहिए, वो भी तो एक फंडा है। इलेक्ट्रिसिटी भी बहनी चाहिए और उसी के कारण हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा? तो ऐसा हम एलॉय ही ले सकते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी निकल जाएगी और रेजिस्टिविटी एलॉय की ज्यादा होने के कारण कंपेयर टू प्योर मेटल उसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी और अच्छे से काम भी कर पाएगा। समझ में आ रहा है? दूसरा कि जो एलॉयज होते हैं ना वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, है ना। अगर प्योर मेटल होगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, है ना, तो वो ऑक्साइड बना देंगे। मगर एलॉयज है वो ऑक्साइड नहीं बनाते। समझ में आ रहा है? तो ये है क्या तरीका जो लॉन्ग टाइम तक हमारा जो टोस्टर है या फिर आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन,
उसको चला सकते हैं लॉन्ग टाइम। ये भी तो हमें चाहिए, 2 महीने में खराब होगी थोड़ी चलेगा। अगर तीसरी बात की जाए तो जो एलॉयज है ना उसके मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं। एलॉयज के मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर हीट करने का स्टार्ट किया, टोस्टर है अगर किसी और चीज से बनाया, हीट हुआ, जैसे ही हीट हुआ मेल्ट हो गया तो टोस्टर भी मेल्ट हो गया तो क्या करोगे? तो जो एलॉयज होंगे उसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो ज्यादा है, इसीलिए भी उसका यूज किया जाता है। 3 मैंने आपको रीजन बताया। फर्स्ट है उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है इसलिए हीट प्रोड्यूस करता है अच्छी सी। दूसरा वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं यानी ऑक्साइड नहीं बनाते। और तीसरा उसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं बेटा? हाई होते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर में जो टॉपिक की बात की वो टॉपिक था आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है? फास्ट फॉरवर्ड में छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा रिवीजन देख लेते हैं। चलिए क्या है? रेजिस्टेंस आर है ना, कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उसमें बोला गया कि रेजिस्टेंस आर है वो डिपेंड करता है लेंथ एल और ए पे। तो क्या डिपेंड करता है? किस तरह से डिपेंड करता है? तो कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला कि भाई R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब कि अगर लेंथ ज्यादा होगी तो R भी ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी R भी कम होगा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। फिर एरिया के बारे में क्या पता चला? भाई जो क्रॉस सेक्शन है ना उसका एरिया अगर ज्यादा होगा तो करंट इजीली फ्लो करने वाली है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यानी उल्टा हो गया ये तो। और अगर हम एरिया को धीरे धीरे कम करते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये उल्टा हो गया। तो ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो हमें मिला R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। ओके, हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो इसको निकाल के हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया, R इज इक्वल टू रो L बाय A। चलिए, तो रो के बारे में हमें पता करना है। इन सब के बारे में तो जानते हैं, L क्या है, A क्या है, और R के बारे में तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। ओम बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया कि भाई R क्या है। तो चलिए क्या करें? तो हमें इसके बारे में पता करना है। तो इसको हमने बिठा दिया अलग से, बाकी सबको कर दिया अलग। तो क्या बना? RA बाय L। अब इसका ऐसा यूनिट फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर में जितने भी है ना उन सब के ऐसा यूनिट फाइंड करो तो इसका मिल जाएगा। चलो, R तो ओम, A तो मीटर स्क्वायर, L तो मीटर। मीटर और स्क्वायर कट गए, उड़ गए ना, तो क्या हो जाएगा? ओम मीटर। क्या बचा? सिर्फ ओम मीटर। तो जो रेजिस्टिविटी है जिसको हमने रो बोला उसका यूनिट हो जाने वाला है ओम मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रेजिस्टिविटी है, जो हम तब से रेजिस्टिविटी बोल रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी क्या चीज है? तो जो एलॉय और कंडक्टर्स है उसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू 10⁻⁸ टू 10⁻�6 होती है, यानी बहुत ही कम रेजिस्टिविटी होती है, जिसी के कारण करंट फ्लो कंडक्टर्स और एलॉयज में इजीली कर पाता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी देखो कितनी कम है, 0.00001 ओम मीटर। इतनी कम रेजिस्टिविटी होने के कारण करंट है उसका फ्लो इजीली हो पाता है। जबकि इंसुलेटर्स की बात की जाए, जैसे कि रबर है, ग्लास है, वुड है, इन सब की अगर बात की जाए तो इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई होती है, जिसके कारण करंट फ्लो नहीं कर पाता। देखो कितनी हाई रेजिस्टिविटी है। ओके, तो ये थी बात, ये थी कहानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की। अभी हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ बहुत ही बढ़िया टॉपिक, है ना, एक अच्छे वाले टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। वो है सीरीज और पैरेलल। ठीक है, सीरीज और पैरेलल क्या चीज है ये आपको सीखना है नेक्स्ट लेक्चर में।
फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय।